हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज मेनिया। तो आज हम 3 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो ये कोटेशन आप देख सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो उनका लोगो है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर नीचे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब क्या होता है कि वेयर देयर इज़ अ जस्टिस देयर इज़ अ विक्ट्री। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर हम आसानी से समझे तो कि जहाँ पे न्याय होता है वहाँ उनकी जो है जीत अवश्य होती है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है एक्चुअली जो ये आपका कोटेशन है, ये जो भगवत गीता है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, वहाँ से ये लिया गया है फ्रेंड्स। और इसका इस्तेमाल आप जुडिशरी, मान लीजिए पॉलिटिक कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जुडिशरी का, तो वहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जो कल के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि पिंक स्लिप से जुड़ा हुआ कौन सा, अभी एक हाल ही में ये वर्ड जो है न्यूज़ में था, तो ये क्या है फ्रेंड पिंक स्लिप। तो ये हमने देखा था कल भी जो है। पिंक स्लिप क्या होता है फ्रेंड, पिंक स्लिप मतलब होता है कि जब जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं ऑफिस में, उनको एक नोटिस दिया जाता है जब उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये होता है पिंक स्लिप। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि रिचर स्केल से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये मेज़र करता है अर्थ का मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को भी। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये नहीं, ये जो आपका रिचर स्केल है वो नहीं करता है, जो मर्कली स्टेट है, सॉरी, जो आपका मर्कली स्केल है वो करता है फ्रेंड। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो गया, बाकी जो है आपके ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल को। लेकिन आज हम बता दें, आज आर्टिकल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मुख्यतः 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बाकी 3 आर्टिकल जो है हम जो है सब्सिक्वेंट डेज में जो है, जब आप हमारे आर्टिकल कम होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला आर्टिकल क्या है आपका, पहला आर्टिकल है सेंट्रल जो विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है, जो भी कुछ महीने पहले अप्रैल में इसको अप्रूवल दिया गया था कैबिनेट द्वारा। तो ये क्या है, पहले जो हम जान लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या है फ्रेंड। तो सेंट्रल विस्टा में क्या क्या आता है पहले इसको आप जान लीजिए। तो देखिए सेंट्रल विस्टा में जो कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होते हैं राष्ट्रपति भवन है, जो पार्लियामेंट हाउस है, और जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट हो गया, और जो नेशनल क्या बोलते हैं आर्काइव्स है। ठीक है, तो ये सब जो है और भी जो उसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो सारी आपकी सेंट्रल विस्टा में आती हैं। ठीक है, तो अभी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान ने सरकार ने प्रपोज किया हुआ, तो उसमें क्या क्या किया हुआ पहले तो उसको हम जान लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, सरकार ने क्या किया उसमें, सरकार ने किया है कि जो आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो एक नई ट्रायंगुलर शेप की जो है बनाई जाएगी, और जो जिसकी डेडलाइन रखी गई है 2022 तक इसको बना के तैयार कर दिया जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसी के जस्ट बगल जो है ये बनाया जाएगा। दूसरा क्या प्रपोज किया है कि जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो उसके लिए एक कॉमन बिल्डिंग जो है बनाई जाएगी, और इसका डेडलाइन रखा गया 2024 तक। और जो प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नए आवास भी जो है बनाए जाएंगे, इसी के अंतर्गत रखा गया है। और जो आपका 3 किलोमीटर का राजपथ है जो आपका राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आता है, और तो उसको भी पूरा रिवैम्प, मतलब उसको फिर से पूरा रिफर्बिश करके पूरा अच्छे से बनाया जाएगा। और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसको रिपर्पस करके जो है एज अ म्यूज़ियम उसमें जो है उसको बनाया जाएगा फ्रेंड्स। तो इतनी चीज़ें जो है सरकार ने जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है उसमें उन्होंने प्रपोज किया हुआ है। तो अगर हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि जो ये पार्लियामेंट है और ये पूरा जो हमारा सेंट्रल विस्टा का मीन्स डेवलपमेंट है, ये पहले ये कब शुरू हुआ था और ये कब जो है इसका बनना जो है प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1911 में जब जो किंग जॉर्ज पाँचवें थे, और जब वो इंडिया में आए थे, तो दिल्ली दरबार में उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंडिया की कैपिटल है वो कलकत्ता से जो है दिल्ली ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उसी के चलते जो है उन्होंने जो कह सकते हैं कि एक एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर को अपॉइंट किया था कि ये दो हमारे क्या कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर हैं, जो मेनली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं हमारे दिल्ली में, उनको पूरा जो उनका आर्किटेक्चर जो उनका स्ट्रक्चर है, यही दोनों ने जो है क्या कह सकते हैं कि इनको अपॉइंट किया गया बनाने के लिए, उसको पूरा नया से जो है एक नए शरीर से बनाने के लिए। तो इसीलिए जो कहते हैं जो दिल्ली को ल्यूटिन सिटी इसीलिए कहते हैं, जो एडविन ल्यूटिन्स हैं इन्होंने ही पूरा उसका दिल्ली का पूरा मॉडल बनाया हुआ है।
तो देखिए जो पार्लियामेंट हाउस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पार्लियामेंट हाउस को, तो वो पूरा ऐसा सर्कुलर एरिया में है। तो जो लोग तो ऐसा कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, कि उनका ऐसा वो था, मीन्स प्लान था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे एमपी में एक 64 योगिनी टेम्पल है, उसी के जस्ट स्ट्रक्चर के ही अराउंड बनाया गया। अगर हम आपको फिगर दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा जो है, नीचे देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है, और जो ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे, ये 64 योगिनी टेम्पल है, जो मुरैना एमपी में एक प्लेस है, वहीं पे मतलब ये जो है, जो 64 योगिनी टेम्पल है वहाँ पे, तो उसी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाया गया था। तो ये तो हुआ हमारा क्या कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद, और हाँ, तो उसके बाद सरकार ने क्या क्या जो है मत रखे हैं कि इसको रिडेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। तो क्या क्या सरकार ने मत रखे हैं? सरकार ने मत रखा है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी उसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए जो जितनी भी हमारी बिल्डिंग बनी हुई हैं, जो बिल्डिंग हमारे सेंट्रल विस्टा में, वो 1911 से 1931 के मध्य बनी हुई हैं। तो वो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ भी देखने को मिले हैं। अगर मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊँ तो क्या हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटर्स बैठे थे, तो ऊपर से एक ऐसा पत्थर जो है ऊपर से गिरा था बीच में। मतलब किसी को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन गिरा था, तभी से ही ये कवायद उठी थी कि जो पार्लियामेंट है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर तरीके से और एक नए सिरे से और एक मजबूत, मतलब क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो बिल्डिंग्स हैं उसको जो है बनाया जाए। तो ये पहला मत सरकार ने दिया था। दूसरा क्या दिया था सरकार ने मत, कि देखिए जैसा डिलिमिटेशन हुआ, तो जो नंबर ऑफ सीट है लोकसभा में वो जो है बढ़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर स्टेट में बढ़ी है, तो एमपी भी जो है बढ़े हुए हैं, तो सबके सेपरेट ऑफिसेज भी होने आवश्यक, क्योंकि अभी देखिए सबका ऑफिस एक ही में है, तो काफ़ी जो है एक क्योस टाइप का होता है। तो अगर फिर से नया बनेगा, तो जो जितने एमपी सबके लिए प्रॉपर सेपरेट ऑफिस बनेगा, तो फिर वो अपने कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये दूसरा मत सरकार का है। तीसरा मत सरकार का क्या है कि जो अगर हम जो कह सकते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग बनी हुई, जैसे हम जानते हैं कि शास्त्री भवन हो गया, कृषि भवन हो गया, तो ये सब जो है मॉडर्न लाइन पे नहीं बनी हुई है। तो मतलब वो कह सकते हैं कि एक रिडंडेंट तरीके से जो पहले एक जो पुरानी बिल्डिंग बनती थी उसी के हिसाब से बनाई गई है। तो उसमें जो मॉडर्न वर्क प्लेस है उसको भी इन्फ्यूज़ करने का सकता है, मतलब उसको भी कह सकते हैं कि बनाने का सकता है, तभी एक जो नया वर्क कल्चर है उसको डेवलप किया जाएगा और नया थिंकिंग भी उसमें डेवलप किया जाएगा। तो मेनली कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी वगैरह है मेनली, और जो भी आपका स्ट्रक्चर रूल है उसको सॉल्व करने के लिए जो ये सेंट्रल विस्टा प्लान है उसको सरकार ने जो है प्रपोज किया हुआ है। तो इसमें आर्गूमेंट अगेंस्ट क्या दिया जाता है कि क्या क्या अभी देखिए उसमें क्या क्या प्रपोज किए जा रहे हैं। तो देखिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और सिटीजन्स हैं, उन्होंने काफ़ी कंसर्न रेज किए हुए हैं। किस पर इसकी हुए फ्रेंड्स, पहले तो क्या बोलते हैं, जो आपका ट्रांसपेरेंसी पे जो है काफ़ी इसमें सवाल उठा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि जो इसका कॉस्ट है वो कितना होगा और कैसे मतलब किया जाएगा। और क्या किया है, और जो मेनली जो एक्टिविस्ट हैं और आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने जो है ये कहा है कि इसके जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होंगे और जो ट्रैफिक और पोल्यूशन का इशू होगा वो काफ़ी होगा। तो वो ये सब इश्यूज जो है, क्योंकि जानते हैं दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन की बहुत समस्या है ऑलरेडी, तो ये सब इसके इश्यूज जो है आर्गूमेंट्स में अगेंस्ट मिलते हैं। तो कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को, कहते हैं कि देखिए अभी पैंडेमिक के दौरान जो है सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, तो जो ये आइडिया है अभी कुछ दिनों के लिए डिफर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंडिया की जो है अच्छी नहीं है। तो ये मेनली पूरे आर्टिकल में एक ही बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल जो है आईएमडी से, जो आईएमडी जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है फ्रेंड्स। उनके रोल को आपका पूरे इसमें बताए हैं कि किस तरह वो प्रेडिक्ट करते हैं मानसून को, और अभी उन्होंने क्या किया है। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है फाइनली जो मानसून है वो केरला में 1 जून को जो है अराइव कर दिया है, जो बुक में हम पढ़ते हैं कि 1 जून को जनरली होता है। तो देखिए आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था कि जो ये ऑनसेट ऑफ आपका मानसून है वो 4 दिन पहले ही जो है हो सकता है, ठीक है, या फिर 4 दिन बाद मिलने कह सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी उन्होंने में जो क्या बोलते हैं रीज़न भी दिए थे। लेकिन फिर देखिए आपका जो ये है मानसून है वो पहले ही जो है अराइव कर दिया है। तो वो क्या क्या रीज़न दिए हैं, क्या क्या फैक्टर जो है दिए थे कि ये मतलब कि थोड़ा सा डिले या फिर पहले क्या बोलते हैं हो सकता है। तो उन्होंने दिया था कि जैसे जानते हैं कि जो समर्स हैं देखिए अभी पूरा माइल्ड ही है, मतलब ज़्यादा स्कॉचिंग हीट वगैरह नहीं हुई है। और देखिए हम जानते हैं कि जब मानसून का जो पहला कंडीशन होता है कि जो हमारा नॉर्थ मीन्स ये आपका स्टेट है मेनली, जो कह सकते हैं जो तिब्बतन प्लेटो है, वहाँ पे जब इंटेंस हीटिंग होती है तो जो
प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी लो हो जाता है। तो तभी जो है कह सकते हैं कि जो एक मानसून का वो हवाएं हैं वो इधर तरफ बहती हैं और मानसून पूरे इंडिया की तरफ जो है कह सकते हैं कि मूव करता है। तो ये पहले से शर्त होती है। तो देखिए जो समर्स हैं वो काफ़ी इंडिया में जो है अभी कम हुए हैं, तो ये भी पहले से बताया कि तो थोड़ा सा इसका डिले हो सकता है क्या बोलते हैं मानसून का। दूसरा क्या बताए थे कि जो देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है मेडिटेरेनियन सी में उसका भी इम्पैक्ट होता है, तो देखिए उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर बता रहे हैं। और देखिए जो आपका वैसे कह सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन अम्फान आया था उसका भी एक फैक्टर बताया था कि इसके कारण भी जो मानसून का डिले हो सकता है। तो देखिए आईएमडी इंडियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है एक प्रॉपर क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जब मीन्स जब कोई भी मानसून आता है उसको डिफाइन करने के लिए। तो क्या रखा है क्राइटेरिया फ्रेंड्स, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने जो है रखा है कि देखिए पहला तो उन्होंने क्या रखा है कि जो 14 आपके डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है केरला में और कर्नाटका में, उसमें से 8 अगर जो है जो रेनफॉल है अगर 2 दिन तक लगातार 2.5 mm रेन होती है, ठीक है, तब उसको जो है बताया जाएगा। और भी आगे बता रहे हैं, दूसरा क्या बताया है कि जब 5 mm तक रेनफॉल जो है दो कॉन्जिक्यूटिव डेज तक हो तब भी जो है ये ऐसा मतलब कि बता रहे हैं। और लास्ट बता रहे हैं कि एक प्रॉपर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन जो है जब डेवलप होती है तब जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आईएमडी का जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो ये फोरकास्ट करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि आईएमडी एक अकेली एजेंसी है जिनके पास इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह और जो ये पूरा है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कहें तो इनकी मतलब कि जो मानसून के ऑनसेट को डिक्लेयर करने का इनका पूरा मोनोपोली जो है मेनली है अभी। और देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, जो क्रॉप जैसे हम जानते हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर जो शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट होते हैं उसमें आईएमडी का मोनोपोली नहीं है, लेकिन इन पे इम्प्लीकेशन होते हैं। आईएमडी जो करता है, जैसे हम जानते हैं कि आईएमडी प्रेडिक्ट करता है तो वो प्रेडिक्ट करता है कि किन किन एरियाज़ में पूरे इंडिया में कौन किन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होगी या बारिश कम होगी। तो उसी के क्षेत्र उसी के बेसिस पे जो क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटी वगैरह है और जो अगर कहते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, मतलब उसी के हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर बारिश कम होती है तो जो आपके डिस्कॉम्स हैं वो कम जो पावर है उसको स्टोर करेंगी। अगर मान लीजिए बारिश जो है मीन्स कम होती है तो उनको ज़्यादा शो करना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए बारिश ज़्यादा होती है तो उनको जो है पावर को कम शो करना पड़ेगा। और जो क्रॉप इंश्योरेंस भी है, अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती है तो काफ़ी क्रॉप लॉस का भी होगा, तो इंश्योरेंस की भी जो है फैसिलिटी जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये इनडायरेक्टली जो है जो आईएमडी फोरकास्ट करता है उनको ये सब अफेक्ट करती हैं। तो ये मेनली इसका सिग्निफिकेंस है मेनली। तो देखिए अभी जो आईएमडी प्रेडिक्ट करता है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला जाए। जैसे हमने अभी देखा था, उन्होंने मानसून को प्रेडिक्ट किया था कि थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन वो पहले जो है ऑनसेट कर गया केरला में। तो देखिए 2020 में उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है, 2020 में उन्होंने जो है किया है प्रेडिक्ट कि जो आपका ये रेनफॉल होगा वो अबव नॉर्मल होगा और मेनली कहाँ पे होगा, जो नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ हैं, जो सेंट्रल पार्ट हैं अपने इंडिया में, और जो कह सकते हैं कि जो सदर्न पेनिनसुला है वहाँ पे मेनली जो ये है आपका मानसून मीन्स रेनफॉल वो ज़्यादा होगा, ऐसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया हो। लेकिन अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग देते हैं, 2019 में जो है आईएमडी ने कहा था कि जो ये बारिश होगी वो थोड़ा सा नॉर्मल होगी या उसके बिलो होगी, लेकिन जो है जो बारिश हुई थी वो पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा हुई थी। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन जो है देखने को मिला। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वे फॉरवर्ड में जो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइंस एंड फोरकास्टिंग इम्प्रूव हो रही है उसी के हिसाब से जो आईएमडी है उनको एक प्रेसाइज तरीके से और जो लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट है वो करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा मेनली इसमें आर्टिकल में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट आर्टिकल जो है सोशल वैक्सीन जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कुछ अच्छे इसमें सुझाव दे रहे हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसा हमने पहले भी देखा था कि सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल जो है हम कोविड-19 से लड़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि सोशल वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है। तो थोड़ा होता है मतलब क्या होता है कि देखिए अभी एक होता है जो आपका जो है ट्रेडिशनल वैक्सीन होता है, जो मेनली जो भी कोई भी वायरस को करने के लिए न्यूट्रलाइज वगैरह
वगैरह। लेकिन देखिए जो आपका सोशल वैक्सीन होता है उसमें क्या होता है कि जो सरकार जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन रिलीज़ करती है, मतलब अलग अलग माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या होर्डिंग लगवा के या फिर न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, या फिर जो कह सकते हैं कि जो लोगों से, जो मतलब जो हमारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़, उनके माध्यम से जो सोशल मोबिलाइजेशन करवाती है किसी भी मान लीजिए कोई भी ऐसा पैंडेमिक आता है, कोई भी महामारी आती है, उसको कंटेन करने के लिए, तो वो एज अ सोशल वैक्सीन काम करता है। क्योंकि जब अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होगी तो आप जो है प्रिकॉशन लेंगे और जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक जो है कम होगा। ये आपका सोशल वैक्सीन का मेनली कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये मेनली कहा है। तो देखिए उनका कहना है, शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल में, कहते हैं कि कोई भी जब मेजर प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपका प्लानिंग होती है वो मेनली डायनेमिक जो है होनी चाहिए, मतलब, और वो ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी जो प्लानिंग वो स्टैटिक हो, मतलब कि वो उसमें कोई बदलाव ना आए, ऐसा ये इनका जो है पहला कहना है। तो देखिए, और देखिए एक मतलब कि स्कॉलर हैं आइजनहावर, उनका कहना है कि देखिए जब भी बैटल होता है, जब बैटल के लिए जो है प्रिपरेशन की जाती है, तो उन्होंने जो है मतलब मीन्स उनका मिलने कहना है कि जब भी हम जो है बैटल के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमने एक ही चीज़ से कहा है, मतलब जो प्लान्स होते हैं वो तो यूज़लेस होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो इनडिस्पेंसेबल, मतलब कि वो बहुत ही आवश्यक होती है फ्रेंड्स। ये इनका मिलने कहना है। देखिए इंडिया की अर्ली स्ट्रेटजी क्या रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो वही जो आपका ट्रेडिशनल पैंडेमिक कंट्रोल होता है मेनली, जो हर कंट्री करती है, वही इंडिया ने भी किया था। उसमें क्या किया था मेनली, जैसे जो भी वायरस आपके चाइना से या फिर नेबरिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहे थे उनको रेस्ट्रिक्ट करना पहला, और दूसरा क्या किया था, दूसरा उन्होंने किया था जो आपके इंपोर्टेड केसेस हैं उनको लोकल स्प्रेड करने से जो है उसको रोका जाए। और इसमें सरकार जो है काफ़ी हद तक सक्सीड भी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे आपके वेस्टर्न कंट्री से और जब के वेस्टर्न एशियन कंट्री से जो मीन्स केसेस हैं, मतलब लोग यहाँ पे आए, तो इससे जो आपके सेवरल प्लेसेस हैं वहाँ पे आउटब्रेक देखने को मिला। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार थोड़ा सा मतलब फेल हुई थी। तो और देखिए ये तो सरकार की जो है अर्ली स्ट्रेटजी रही थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो आपका HIV है, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, जो आपका 1986 के अराउंड जो है इसका मेनली कह सकते हैं कि आउटब्रेक पूरे विश्व में देखने को मिला था। तो उसमें सोशल वैक्सीन का किस तरह इंडिया ने इस्तेमाल किया था वो हम जो है देख लेते हैं। तो देखिए जब HIV का आउटब्रेक हुआ था मेनली, तो हुआ क्या था कि WHO ने जो है कहा था कि जो मीन्स जो भी एड्स के पेशेंट हों उनको अगर कोई एज अ सिंड्रोमिक एज अ उनके अंदर दिखता है कोई भी ऐसा सिम्टम, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है डायग्नोस किया जाए। तो लेकिन इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देखा और सिचुएशन को देखा। उसके बाद उन्होंने अपना एक सोशल वैक्सीन, जो एक मल्टी प्रॉन्ज इंटरवेंशन अपनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपका हॉस्पिटल का इन्फेक्शन था उसको कंट्रोल किया, और इनोवेटिव क्या होते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है उन्होंने जो है बनाई, जिससे उसका दूसरा नाम दिया गया सेंटिनल सर्विलांस। जिसमें क्या किया, उसको उन्होंने ब्लड जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब कि आप प्रॉपरली, और जो लैब टेस्टिंग जो है इन सब चीज़ों को मैंडेटरी उन्होंने जो है इंडिया ने कर दिया था। और इससे कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है जो HIV का केसेस थे अपने इंडिया में काफ़ी कम हुए थे। और फिर क्या किया था सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में ये रेड रिबन क्लब जो है बनाए थे, और फिर उससे भी काफ़ी हद तक जो एक पब्लिक बिहेवियर था और एक जो लोगों के अंदर एक प्रिकॉशन लेने की जो है टेंडेंसी थी वो भी जो है काफ़ी देखने को इसमें मिली थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद और हम बात करते हैं कि किस तरह इंडिया जो है सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए कर सकता है। तो देखिए इनका पहला आपको सुझाव दे रहे हैं कि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो लोग सोचते हैं कि इसके लिए बड़ा सोल्यूशन होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसा अगर हम अभी कोविड-19 प्रिपरेशन बात करते हैं तो सिंपल, अगर आप कोविड-19 से आपको लड़ना है तो अगर आप मास्क वियर कर रहे हैं, मतलब आप मास्क पहन रहे हैं सिंपल, और जो प्रिकॉशन है उसको अपना रहे हैं, तो वो सिंपल सोल्यूशन, मतलब कि ऐसा नहीं है कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बड़ा सोल्यूशन कर सकता है, उसके लिए सिंपल सोल्यूशन की भी जो है आवश्यकता होती है। और ये जैन धर्म में भी जो है बताया गया है कि जब जैन धर्म में मेनली जो आपके जैन मुनीस थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके ड्रॉपलेट्स और जो आपके एरोसोल्स होते हैं मेनली आपके इन्वायरमेंट में, वहाँ पे वो रहते हैं। तो वो मास्क पहनना उन्होंने क्या बोलते हैं मीन्स
पहनना चालू किया था। और फिर उन्होंने काफ़ी हद तक जो है एक कह सकते हैं कि ये हमारे एंशंट में भी कह सकते हैं कि उन्होंने इसको हम लोगों ने अपने यहाँ एज अ इजाद किया हुआ है, ठीक है। और ये फिर हांगकांग जो एक अगर हम अभी की बात करते हैं, हांगकांग और ताइवान 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने एक मास्क को पहनने के लिए एक यूनिवर्सल कैंपेन चलाया था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को कंट्रोल किया था। और देखिए अभी तक जो उनके केसेस से काफ़ी जो है कम आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट देने सलाह कि जैसा कि कोई भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है उसको डायग्नोस करना होता है, उसके लिए जो जनरल प्रोसीजर होता है क्या होता है फ्रेंड्स, कि मेनली ये होता है कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसको चेक करें, जो आपका फिजिकल फाइंडिंग मतलब जो आपके अंदर क्या सिम्टम उसको चेक करें, और फिर उसको सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए, और फिर जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट जो है शुरू किया जाए। तो ये मेनली जो है आपके मेनली होते हैं। तो और देखिए अभी देखिए अब अगर हम बात करते हैं कोई भी आपका अगर मान लीजिए कोई भी आपका मीन्स आपको पॉजिटिव मीन्स ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपका कोरोना वायरस है, तो उसमें जैसा आप जो अगर ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं तो आपके मेनली 50 to 60% केसेस ही होते हैं जो डिटेक्ट होते हैं अगर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो यही मेनली अगर हम करते हैं अप्लाई कोविड-19 तो क्या है मेनली सिंपल सा, अगर आप जो मीन्स जो हमने देखा था कि रैपिड टेस्टिंग किट वगैरह और जो एक सीरम ब्लड है, ठीक है, उसके टेस्ट से उससे जो है लोगों को टेस्ट किया जाए, और फिर देखा जाए क्या उसमें मीन्स उनमें आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है नहीं हुई है। उसके बाद आपका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उससे कंफर्म किया जाए, और उसके बाद जो आपके माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर जो आपके मेनली हैं उनको जो है मेनली होम क्वारंटाइन किया जाए, और फिर उनके सिंपल जो लोगों से फ़ोन कॉन्टैक्ट से जो आपके डॉक्टर से मिले उनसे फ़ोन कॉन्टैक्ट से अगर उनको सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो उनसे उनको बातों को चीज़ों को क्या बोलते हैं कम्युनिकेट किया जाए। और मान लीजिए जिनके अंदर मीन्स मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और जो उनको डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम है मतलब जो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है मेनली, और फिर उनको मेनली क्या करें सिंपल आपका एक्सरे और सीटी स्कैन से अगर निमोनिया का क्या होता शिकायत है तो उसको जो है उसको डिटेक्ट किया। तो मेनली ये अप्रोच जो है इंडिया को अपनाना चाहिए सिंपल वो करने के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये अप्रोच सिंपल सा है और इसमें ज़्यादा एक्सपेंस की भी आवश्यकता जो है नहीं है। अगर हमको अपने इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट को जो एक कर्व है उसको फ्लैट करना है तो क्या करना चाहिए, जो आपके हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रिस्क पे हैं जैसे जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं जो आपके 60 ईयर्स के अबव हैं, ठीक है, जैसे आपका जो डायबिटीज़ हो गया, इनको हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ओबिसिटी है मतलब मोटापा है, इन सब को जो है बचाने की आवश्यकता है और इनको घर में रहने की सलाह दिया जाए। और इनको मीन्स जो हमने बात की था इनको डिमांड किया जाए कि कोकूनिंग या फिर उसको एक दूसरा नाम है रिवर्स क्वारंटीन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मतलब होता है कि जो हमने जो बात किया जो मतलब जो ज़्यादा प्रोन हैं डिजीज़ को कैच करने के लिए उनको जो है घर में रहने की सलाह दिया जाए ज़्यादा तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाए मेनली। तो ये मेनली जो है किया जाए। लेकिन देखिए एक अब इंडिया पे एडवांटेज भी है, इंडिया में जो है जो कि एल्डरली पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कम है अगर हम बात करते हैं यूएसए और यूरोप में। लेकिन एक जो सोशल अगर कॉज पर देखते हैं जो हमारा एक कल्चर है उसको देखते हुए ये करने की आवश्यकता है। तीसरा सलाह दे रहे हैं कि अगर सोशल वैक्सीन को इसमें यूज़ किया जाए तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होगा ये बात कर रहे हैं। देखिए जो सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल जो है क्या होता है, इससे एक सोसाइटी में जो एक नॉलेज है और एक प्रैक्टिस है उसको मोबिलाइज़ ये सोशल वैक्सीन जो है करता है, और फिर लोगों को एक उनके अंदर बिहेवियर एक उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज करता है, और जिससे जो ये आपका माइक्रोबियल ट्रांसमिशन है उसको काफ़ी हद तक रोकने में मदद करता है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, जो आपके चिल्ड्रंस हैं और जो आपके मेनली एडल्ट्स हैं उनको मास्क वियर करने के लिए किया जाए, और ये रिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे अगर उनको प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए और प्रॉपर्ली उनको जो ये चीज़ें बताई जाएँ तो वो क्योंकि वो अपने पर्सनल रिस्क पे कभी वो एज़ा नहीं करेंगे। तो ये अगर सोशल वैक्सीन से जो है काफ़ी हद तक उसको अचीव किया जो है जा सकता है। दूसरा सलाह क्या दे रहे हैं इसी में आपका सोशल वैक्सीन में कि हम बात करें तो देखिए इनका कहना है कि जो आपके सिटीजन्स हैं, ठीक है, अगर उनको एक प्रॉपर ऑथेंटिक और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है डिसेमिनेट की जाए तो जो एक बिहेवियर है और जो नेशनल की जो है मीन्स जो पीपल की जो है एक एटीट्यूड है वो कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल रहता है। और फिर जो एक मान लीजिए जो एक समाज में जैसे हम जानते हैं व्हाट्सएप वगैरह मीडिया से जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसको हम सोशल टॉक्सिन कह सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, जो भी चीज़ें जो आपके इनिशिएटिव हैं या फिर जैसा हमने देखा था कि शुरुआत में जो है जैसा जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा था तो इंडिया उसको एडमिट नहीं कर रहा था, तो वो करने की आवश्यकता है क्योंकि ये करने से जो है जो लोग हैं वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे। तो ये जो है सरकार को करना चाहिए।
तो देखिए, अगर जैसा हमने देखा था कि एचआईवी को कंट्रोल करने में जिस तरह सोशल वैक्सीन का जो है एक काफ़ी अच्छा योगदान था, उसी तरह कोविड-19 को कंट्रोल करने में जो ये आपका सोशल वैक्सीन है वो उसका काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, किस तरह कोविड-19 को कंट्रोल किया जाए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थे, तो पहला पहला सॉल्यूशन बता रहे हैं इसमें कि देखिए, जितने भी एक आपका कोविड-19 कमेटी बनाई जाए और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है आपका कोविड-19 कमेटी बनाई जाए, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से होंगे, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, हेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, इंडस्ट्री के होंगे, बिजनेस के होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के होंगे, जो आपके एनजीओज हैं वो होंगी, जो आपके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी होंगी। जैसे हमने देखा था, एक आपका जानते हैं रोटरी और लॉयंस क्लब हैं, उनको भी इसमें लाया जाए, क्योंकि ये सब हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका है। और अगर इनके माध्यम से चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जाए तो, और फिर एक प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है बनाई जाए, और ताकि जो है इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सब जो है हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इनके माध्यम से और इनके मतलब इनका एक कहते हैं इनके श्रम से जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन क्या बता रहे हैं, दूसरा सोल्यूशन बता रहे हैं कि एज ए कंसेप्ट जो है डेवलप किया जाए पूरे नेशन वाइड। जैसा हम मानते हैं एक इसमें जो है धीरे सलाह कि स्वच्छ भारत फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनलीनेस। ठीक है, हर घर में मतलब हर घर को सैनिटाइज वगैरह किया जाए, और जहाँ पे मतलब प्लेसेस ज़्यादा हो रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको सैनिटाइज किया जाए। तो ये सब ऐसा कंसेप्ट जो है बताने के मतलब इसमें सलाह दे रहे हैं। तो ये हम आज इस पूरे आर्टिकल जो है हम डिस्कस किए। कुछ आर्टिकल रह गए हैं फ्रेंड्स, उसको हम आपके सब्सिक्वेंट डेज में जो है डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो आज के क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए और इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इनका आंसर जो है हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।